इसका मतलब है मीनू जी कि हमें आपसे ये भी पूछना पड़ेगा आपके वास्तु के नियम क्या क्या हैं? वास्तु के बेसिक रूल्स भी फॉलो करते हैं। एनर्जी फ्लो खाली सनलाइट पे डिपेंडेंट है या अरे ये वाला प्लांट लगाओ, देखिए आपके घर में धन की वर्षा होगी। घर में लॉसेस लाते हैं या रिलेशनशिप्स में टकरार लाते हैं, तो क्या ये फैक्ट है? प्लांट्स एक लिविंग बीइंग है, हेल्दी प्लांट है, उसको अगर हम घर में ले आए तो वो पॉजिटिव रहेगा। अब जहाँ जहाँ वो प्लांट पड़ा है वहाँ वहाँ नेगेटिव एनर्जी। पेंटिंग्स का भी अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है टू द एनर्जी, घर की एनर्जी में। हमने पेंटिंग लगाई है, वो हमें क्या मैसेज दे रही है? आजकल बड़ा क्लटर डी क्लटर के ऊपर चल रहा है कि घर को मिनिमलिस्ट रखिए, बहुत ज्यादा। क्लटर पता क्या है? ड्रॉर में पड़े पड़े सामान भी डेड एनर्जी देते हैं कि ऊपर शेल्फ और टेबल पे नहीं, कहीं भी। तो क्या ये नजर कुछ होता है, फैक्ट है? देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नजर दोष तो होता ही है। तो खाली एनहांसमेंट की बातें हैं। बिल्कुल, पर एनहांस हम तब कर पाएंगे जब बेसिक एनर्जी ठीक हो। बिल्कुल। तो क्या उससे हमें वास्तु के पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे? नमस्कार मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, माय ब्यूटीफुल जीबीसी फैमिली। आज हम आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं और आज हम आपको वास्तु की दुनिया में ले जा रहे हैं। आपको पता है कि हमने हमेशा एक ही प्रयास किया कि जो कुछ सही है, जो कुछ अच्छा है, जो कुछ बेस्ट है दुनिया में, वही हम आपके सामने लेके आएं और आपके साथ चर्चा करें। वास्तु के बारे में आप सब ने बहुत सुना होगा। वास्तु शास्त्र माना जाता है। शस्त्र और शास्त्र दो चीजें हैं। शस्त्र मतलब वेपन, और वेपन क्या चीज है? जिससे हम अपनी जान की सुरक्षा करते हैं या जान की रक्षा करते हैं। और शास्त्र वो चीज है जो हमें हमारी जिंदगी की हर वो सहूलत की रक्षा करके देता है जो हम पाना चाहते हैं। वास्तु एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी विज्ञान है, एक ऐसी पढ़ाई है, एक ऐसा गहरी नॉलेज है जिसके बारे में हम जितना जानते जाएंगे उतना ही हमें ये कम लगता है। और ऑब्वियसली जब दुनिया में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जिससे हम बहुत तरह के फ़ायदे उठा सकते हैं, तो उसके बारे में बहुत कुछ गलत भी इस सोशल मीडिया के ज़रिए भी और वैसे भी प्रचार होने लग जाते हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने सोचा क्यों ना हम वास्तु के ऊपर ऐसी डिटेल्ड स्टडी करें और ऐसी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन करें जिसमें हर चीज़ तर्क के साथ बोली जाए। जैसे कि हमने माना है हमेशा कि हमारे शास्त्रों में भी शास्त्रार्थ होते रहे हैं। शास्त्रार्थ से क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है, हम सबको पता है कि हमारी आज तक सिविलाइजेशन जो है वो आगे इसी बेसिस पे बढ़ती चली गई है और हम प्रोग्रेसिव रहे हैं। हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, हमें बुद्धिजीवी माना जाता है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा इसका प्रमाण दें, हम अपनी बुद्धि को, हम अपने इंटेलिजेंस को, हम अपने इंटेलेक्चुअलिटी को उस लेवल पे लेके जाएं जहाँ पे हम ये दी हुई विद्याओं का बेस्ट इस्तेमाल कर सकें। आज इसी चीज़ को, इसी वास्तु को आपके सामने लाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मिसेस मीनू नाकड़ा जी। नमस्कार। जो कि एक बहुत जानी मानी वास्तु कंसल्टेंट है। वास्तु एक साइंस है, वो तो हम मानते हैं, पर वास्तु एक प्रोग्रेसिव साइंस है, एक तरक्कीशील साइंस है। वो हमें मीनू जी से मिलके पता चलेगा, क्योंकि ना केवल जैसे हम कहते हैं कि दिशाओं का, रंगों का कोई चीज़ कहीं रखी जाए या कुछ कर दिया जाए तो वास्तु से हमें उसका लाभ होने लग जाता है, पर मीनू जी आपको ये भी बताएंगे कि जो नया प्रोग्रेस हो रहा है उसमें एनर्जी लेवल्स का कितना ज़्यादा और कितने ऐसे साइंटिफिक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, ऐसे औजार आ गए, ऐसे हमारे पास चीज़ें आ गई जिसके साथ वास्तु को बड़ी एक प्रिसाइज साइंस, प्रिसाइज या हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक मुकम्मल साइंस बनाने में ये कारगर है। सो आइए मैं मीनू जी से आपकी इंट्रोडक्शन कराऊँ। सबसे पहले तो मीनू जी, आपने वास्तु के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और आपको इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या वास्तु इतना ज़्यादा सिंपल है कि हम घर में कोई चीज़ इधर से उठा के उधर रख दें, या हम घर में छोटी मोटी चेंजेस करें
तो ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लाती है। हमारी ज़िंदगी में हमारी बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस को, हमारी चाहतों को, चाहे वो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो हेल्थ है, उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा तरक्की करने के लिए हेल्प करती है। तो जसवीरा जी, आपके प्रश्न का उत्तर तो पहले आपने खुद ही उसमें बता दिया कि ये एक वास्तुशास्त्र है और हम इसको स्थापत्य वेद के नाम से भी जानते हैं। जहां अब वेद आ गए तो वेद का मतलब है बहुत डीप नॉलेज। तो अगर हम इसको और अच्छे से डिटेल में देखें तो कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय स्टडी करके एनवायरनमेंट को, सबको हमें कुछ रूल्स दिए कि हम कैसे एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि भी जैसे गॉड ने जब ये नेचर को बनाया या इस दुनिया को बनाया तो उसने बिल्कुल परफेक्ट बनाया। कितने सुंदर एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग जो जिसको कहते हैं कि गॉड की बेस्ट क्रिएशन है, उसके बाद उसने उसको परफेक्ट बनाया है। लेकिन अब इसके बाद जो एक ह्यूमन बीइंग अपनी वो चीज बना रहा है वो है घर। तो उस घर को अब उसको परफेक्ट बनाना है। तो इसी चीज को उन्होंने शास्त्रों में हमें इसके बारे में ज्ञान दिया कि कैसे आप एक परफेक्ट घर बना सकते हैं। अब ये जो हमारे नियम थे उन्होंने बताए, वो हमारे हमेशा वास्तु के नियम देश काल परिस्थिति पे निर्भर करते हैं। तो हमारे जो है कि हमारा अगर भारत देश को देखा जाए तो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो हमारे जितने भी रूल ये बने वास्तुशास्त्र के, तो वो हमारी इन्हीं कंडीशंस को, वेदर कंडीशंस को देख के, कॉस्मिक कंडीशंस को देखकर बनाए गए। तो अब जब आपका ये प्रश्न आता है कि क्या कुछ चीज़ों को यहाँ प्लेस कर दें, वहाँ प्लेस कर दें, हाँ वो भी अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन लेटर स्टेज में। उससे पहले हमें जो नेचर के नियम हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। इसी तरह हम आपके लिए बहुत सारे और एपिसोड्स लाने वाले हैं, चाहे वो वास्तु है या वो मेडिटेशन है या वो डेंटल हेल्थ केयर है या किसी भी तरह की और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नीचे ज़रूर हमें लिख के बताएं कि आप क्या चाहते हैं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमारा मानसिक बल बढ़ता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम और कई सारे एपिसोड्स लेके आपके सामने आए और आपके साथ जुड़ते रहें। इसका मतलब है मीनू जी कि हमें आपसे ये भी पूछना पड़ेगा आपके वास्तु के नियम क्या क्या हैं, और करते करते मुझे लगता है कि हम खुद वास्तु एक्सपर्ट्स बनने वाले हैं बहुत जल्दी। तो हमें कुछ नियमों के बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए इसकी। देखिए, जो अगर हम यहाँ पर वास्तु के बेसिक रूल्स भी फॉलो करते हैं उतना भी काफ़ी हो जाता है। बहुत डिटेल में तो अभी बात नहीं करेंगे। तो घर में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपके घर में एयर और लाइट का क्या प्रोविज़न है। तो लाइट हमें लेनी चाहिए ईस्ट से, कि राइजिंग सन की लाइट बहुत अच्छी होती है। तो ईस्ट को ओपन जहाँ तक हो सके कोशिश होनी चाहिए कि हमारा ईस्ट ओपन हो, वहाँ से हमारे घर में सूर्य की रोशनी आए। और फिर आता है कि भी एयर कहाँ से लेनी। अगर हम नॉर्थ की ओर ज़्यादा विंडोज़ रखते हैं, नॉर्थ में से एयर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और उसके बाद फिर एनर्जी का फ्लो कैसा है। अब जब हमारा नॉर्थ नीचा होगा, नॉर्थ से एनर्जी आएगी, वो मूव करेगी ईस्ट से होती हुई साउथ, साउथ ईस्ट में, फिर साउथ वेस्ट में जाएगी। तो अगर हम एक ऐसा उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट एनर्जी का रखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब अगर हमने क्या किया, नॉर्थ तो बहुत ऊंचा कर दिया, आजकल लेवल्स पे घर बनते हैं, तो नॉर्थ ऊंचा है, साउथ नीचा है, तो जो एनर्जी का फ्लो नहीं प्रॉपर हो आता और वहाँ पर ही वास्तु दोष जन्म लेते हैं। तो अगर हम ऐसे, और सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ तो यही कि आपके घर में मैक्सिमम लाइट होनी चाहिए। घरों को मैंने देखा लोग इतना बंद करके रखते हैं, या इतना आजकल ऐसे घर बना रहे हैं कि वहाँ लाइट की इतनी प्रोविज़न ही नहीं, लाइट ही नहीं आती। तो वो भी एक तरह से वास्तु दोष ही उत्पन्न करती, क्योंकि आप देखो कि सनलाइट में कितनी पावर है हर चीज़ को जैसे डिसइंफेक्ट करने के लिए भी। तो अगर वो हमारे घर में आएगी तो क्या हमें नहीं उसमें सही रहेगा। तो इन चीज़ों को जरूर ख्याल में रखना चाहिए। तो आपने कहा कि नियमों में एक ये एनर्जी फ्लो की बात की, तो एनर्जी फ्लो खाली सनलाइट पे डिपेंडेंट है या कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे एनर्जी फ्लो बहुत सब कुछ है इसके बीच में। अच्छा चल, अभी यहाँ तो हमने बात कर ली, बेसिक्स ही मैंने बात करी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वास्तु एक प्रॉपर
साइंस है। साइंस कैसे है, अब इसके बीच में और डिटेलिंग में जाते हैं। तो जब हम अपने घर को बनाते हैं, ये इसमें प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगते हैं कि वो किस डायमेंशन का बनेगा, आदि सूत्र। तो जब हम वो भी लगाते हैं, वो बहुत हेल्पफुल है कि हमारे घर को एक सही ऊर्जा देने के लिए। अच्छा, अब जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, ये पहले बहुत यूज सब करते थे। ओनर का नक्षत्र देखते हैं और उस घर के रहने वालों का बर्थ नक्षत्र, कि वो किस नक्षत्र में पैदा हुए। अब ये जो नक्षत्र है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है एक ये। तो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जो हमें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज दिए गए हैं, उनको लगा के हम मैच करते हैं कि जो घर की वाइब्रेशन है या फ्रीक्वेंसी है, वो ओनर के साथ मैच करे, रेजोनेट करे। तो उस घर की, तो आप जैसे ही आप उस घर में जाएंगे, आप देखेंगे कि अरे ये कैसा कमाल का घर बना है। पहले ज़माने में तो जो राजाओं के जब सिंहासन बनता था, वो भी उनके नक्षत्र की वाइब्रेशन को रेजोनेट करके बनाया जाता था। उनके जो बेड बनते थे, वो उनके डायमेंशंस के अनुसार बनते थे। ये नहीं कि सबके लिए एक नहीं है। तो अगर हम और डीप में जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें भी अप्लाई होती हैं। बहुत डीप साइंस है। यस। अगर हम कहें कि वास्तु अपने आप में एक आइसोलेटेड साइंस है, अपने आप में ही चलती है, और केवल वास्तु तो ऐसे नहीं होगा, हर चीज़ को हमें साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो घर के आसपास पेड़ पौधे हम लगाते हैं, या जो आजकल बड़ा आ रहा है कि घर के अंदर प्लांट्स लगाने से, आजकल तो मैंने बहुत बार पढ़ा भी है कि ये वास्तु पॉजिटिव प्लांट्स हैं, ये वास्तु नेगेटिव प्लांट्स हैं। तो क्या कुछ ऐसा भी है? देखिए, प्लांट्स का जो एग्जिस्टेंस है ना, शायद ह्यूमन बीइंग से भी पहले का है। तो प्लांट्स में भी एनर्जी है, वो एक लिविंग बीइंग है, तो नेचुरली उनका भी एक ऑरा होगा, तो वो भी एक एनर्जी देते हैं। और वैसे भी एक ग्रोथ का सिंबल है कि प्लांट्स आर ऑलवेज ग्रोइंग, है ना, और वो हमें कितना सूदिंग इफेक्ट देते हैं। और अगर प्लांट्स हैं, ये ट्रीज हैं, उन्हीं के कारण तो जीवन है, तो कैसे नहीं वो हमारे वास्तु में परिवर्तन लाएंगे। तो ये, लेकिन एक्चुअली ये जो सारा सोशल मीडिया पे ये जो सब आया है ना, वो किस लिए आया कि हम लोग पेशेंस हम में कम हो गई है, हम क्विक फिक्स सॉल्यूशंस चाहते हैं। तो वो क्या आया, अरे ये वाला प्लांट लगाओ, देखिए आपके घर में धन की वर्षा होगी। लेकिन मैंने कभी किसी के घर में होती देखी नहीं। और जो लोग इसको देख कर फटाफट लगा लेते हैं, तो मेरा उनसे भी पूछना है कि क्या आपने ये सब एक्सपीरियंस करा? अच्छा, अभी ये जो प्लांट्स हैं, इसके लिए भी ना एक पूरा शास्त्र है, वृक्षों के ऊपर भी। प्लांट्स को उन्होंने देवी देवताओं के साथ जोड़ा। और अब हमें घर में कैसे प्लांट्स लगाने चाहिए, इसके लिए भी एक पॉइंट है कि जो ओनर है उसका नक्षत्र कौन सा है, वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ। अब नक्षत्र क्या है, वाइब्रेशंस है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया। तो उन्होंने, ऋषि मुनियों ने इवन प्लांट्स की फ्रीक्वेंसी को चेक करा कि किस प्लांट की फ्रीक्वेंसी कौन से नक्षत्र से मिलती है। तो नक्षत्र किससे उसकी फ्रीक्वेंसी, उन दोनों फ्रीक्वेंसी को मैच करके उन्होंने एक लिस्ट दी कि जो जो इस नक्षत्र में पैदा हुए उनके लिए ये पेड़ अच्छा है, कोई जिसमें भी ऐसे, हर एक पूरी लिस्ट है। तो अगर हम, जो घर का ओनर है उसके पास लैंड है, अच्छी है, तो वो अपने बर्थ का जो नक्षत्र है उसका ट्री लगाता है, तो वो उसको एक बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी मिलती है एनर्जी की। अच्छा, अभी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो उसके पास जाके नीचे बैठ जाए, तो आप देखो कि एकदम उसका मन हल्का हो जाता है। पहले आप देखेंगे नक्षत्र वाटिका बनती थी हमारे, मतलब बहुत जगह है नक्षत्र वाटिका बनी हुई, उसमें पूरे 27 नक्षत्र के वृक्ष रहते हैं। तो आपको कभी भी, आप इसको अनुभव खुद कीजिएगा कि कभी भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है या कुछ, तो पहले लोग करते थे ट्रीज को जाके हग कर लेते थे, या आप अपने नक्षत्र के ट्री के साथ जाकर बैठे कुछ देर, तो आप एकदम, आपका मन शांत हो जाता है। और फिर उन्होंने हमारे प्लांट्स को प्लैनेट्स के साथ जोड़ दिया, प्लांट्स को उन्होंने गॉड के साथ जोड़ दिया कि हमारे तो वैसे भी ये सिस्टम रहा ही है कि ताकि हम लोग उसका ऑनर कर सकें, उसकी रिस्पेक्ट दे सकें और उसको फॉलो कर सकें। तो अब जैसे केला है, उसको उन्होंने जुपिटर के साथ जोड़ दिया, तो घर में वो अच्छा है ना लगाना। आम है, अच्छा तुलसी, और तुलसी का पौधा तो हर घर में ज़रूरी होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें एक तो उनका एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट है, उसके बीच में उनकी मेडिसिनल वैल्यू कितनी अच्छी है।
इसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स का डिटेल में हमें वर्णन दिया है। जैसे पीपल का पेड़ है, उसको कहते हैं कि आप वेस्ट में लगाइए। वेस्ट में क्यों? सैटर्न की दिशा है, पीपल अश्वत्थामा, उसको हम सैटर्न का ही पेड़ मानते हैं, तो उसको हम वहाँ वेस्ट में लगा देते हैं। ऐसे ही बरगद का पेड़ है, उसको ईस्ट दिशा में लगाने को बोला है। लेकिन इनके लिए भी एक नियम है कि वृक्ष कहाँ लगाने चाहिए। अगर तो हमारे पास बहुत बड़ा घर है तब हम उनको अपने घर में बड़े पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन अगर छोटा घर है तो पेड़ों को घर के अंदर ना लगा के बाहर लगाया जाता है। रीजन कि जैसे ही पेड़ ग्रो करते हैं नीचे उनकी रूट्स भी उतना ग्रो करती हैं, तो वो हमारी फाउंडेशन को हिला देती हैं। कई बार मेरे साथ भी हुआ, मेरे घर में बहुत बड़ा पेड़ था, उस मार्बल तक को काट दिया। तो ये इसलिए पेड़ों को जो जिनकी बहुत ज़्यादा डीप रूट्स है उनको घर के बाहर लगाने का विधान है। जो छोटे पेड़ हैं उनको हम घर में लगाएं। तो जैसे हम मानते हैं कि कुछ पेड़ अच्छे नहीं हैं, अब मानते हैं ज़्यादातर कि कैक्टस हैं या कांटे वाली झाड़ियाँ हैं या कुछ हैं, तो ये बड़े अपशगुन हैं, घर में लॉसेस लाते हैं या रिलेशनशिप्स में टकरार लाते हैं। तो क्या ये फैक्ट है? हाँ, देखिए मैं आपको जैसे पहले बताया कि प्लांट्स एक लिविंग बीइंग है, उनकी भी एक एनर्जी है, उनका एक ऑरा है ना। तो पुराने ज़माने में उन्होंने बोला कि कांटेदार पौधों को घर में नहीं लगाना। लॉजिक क्या रहा, उस समय लाइट तो थी नहीं, रात को कांटेदार पौधे घर में है, कोई रात को उठता है, बच्चा उठा या कोई उठा, नहीं पता चला, तो वो कांटे चुभ सकते, इसलिए उन्होंने बोला कांटेदार पौधों को घर में ना लगाएं। अब रही बात कैक्टस की, कैक्टस कहाँ पर ग्रो होते हैं? डेजर्ट्स में, है ना। तो डेजर्ट्स में ग्रो होते हैं। तो अब कैक्टस की क्या प्रकृति है, उसको क्या अच्छा लगता होगा कि मेरे आसपास कुछ ना हो, बस मैं ही राजा हूं, तो दूर दूर तक रेत ही रेत है और खाली, तो उसकी वो लाइकिंग है प्लांट की। अब नेचुरली जब मतलब हम घर में लाएंगे तो उसको इतना हरियाली चाहिए नहीं, और तो उसको वैसा ही एनवायरनमेंट पसंद है, तो इसलिए थोड़ा मना करते, क्योंकि उस प्लांट की वही वाइब्रेशन है ना। अच्छा, मतलब प्लांट्स की वाइब्रेशन भी इफेक्ट करती बिल्कुल है, इफेक्ट करती है। फिर अच्छा बोला कि जो जिनमें से सैप निकलता है, जैसे दूध टाइप प्लांट्स कुछ होते हैं उनमें से निकलता, उसको घर में ना लगाया जाए। क्यों नहीं लगाया जाए? क्योंकि वो पॉइजनस होता है कई बार। अब बच्चे हैं, या पहले तो घरों में गाय भैंस बकरियां भी होती थी, तो वो वैसे तो वो नहीं खाती जो उनको नहीं खाना है, लेकिन कभी कहीं मुंह में लग जाए तो वो पॉइजन है, उनको खराब करेगा। इसलिए जैसे धतूरा है और आक का पौधा है, मंदरा, ये सब इनको बोलते थे कि इन प्लांट्स को घर में नहीं लगाया जाए, घर के बाहर लगाया जाए, दूर घर से रहे, तो ये घर में प्लांट्स नहीं होने चाहिए। तो आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ कि आप इससे समझ पाएंगे कि कैसे प्लांट्स की भी एक एनर्जी है और वो कैसे काम करती है। मेरे एक फ्रेंड का घर था, वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने पूरा सेट किया हुआ था ऑफिस। तो उनको कुछ देर बाद एक दिन ऐसे मेरे को कॉल आया कि आप ना आओ, मुझे ना ऑफिस में अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या कहते, कुछ तो है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप आके चेक करिए। जब मैं वहाँ गई तो सब एज इट इज था, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे थे, लेकिन एनर्जी डाउन थी वहाँ की, जितनी हम लोग सेट करके आए उतनी एनर्जी नहीं थी। तो चेक किया, तो जैसे मैं स्कैनर यूज़ करती हूँ, स्कैनर यूज़ कर रही हूँ, तो वहाँ पर टेबल पे एक बॉटल में मनी प्लांट पड़ा है। तो वहाँ जाके एनर्जी एकदम नेगेटिव हो जाती थी। तो मैंने कहा ये नेगेटिव है, इसको हटाओ, यहाँ से हटा दिया। तो दूसरी जगह देखा तो फिर वहाँ भी ऐसा ही एक बॉटल में वही वाला पड़ा है प्लांट, वहाँ भी नेगेटिव एनर्जी। उन्होंने क्या किया था, कहीं से मनी प्लांट लाए और उसको बॉटल्स में डाल के, जैसे अच्छा लगता है सुंदर सी बॉटल्स में डाल के थोड़े अलग अलग टेबल्स पे रख दिया। अब जहां जहां वो प्लांट पड़ा वहां वहां नेगेटिव एनर्जी, चलो हटा दिया तो एकदम एनर्जी हो गई पॉजिटिव। अब मैंने पूछा ये क्या चक्कर हुआ? कहते मैं ना गई थी कहीं, वहां पर ना बहुत एक पेड़ था, उसके बहुत हैवी पेड़, और मनी प्लांट होता है ना बड़े पत्तों वाला, उसके ऊपर, तो उसके नीचे इतना बढ़िया ये मनी प्लांट था। तो मैं वहाँ से कुछ टहनियाँ तोड़ लाई और यहाँ लगाई। अब आप इस चीज़ को देखिए कि वो अपनी उस एनवायरनमेंट में बहुत खुश था, बहुत ग्रो कर रहा था, लेकिन हम उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लाए और उसको बॉटल में डाल दिया एक बहुत लिमिटेड स्पेस में। तो उस प्लांट का अंदर से एक क्रंदन था कि भी मुझे यहाँ नहीं रहना, ये नहीं अच्छा लग रहा। तो वो इतनी नेगेटिव वाइब दे रहा था कि पूरी उसने पॉजिटिविटी को खा लिया।
इस प्लांट्स में इतना ज्यादा इमोशनल और बिल्कुल वाइब्रेट, आप जैसे ही इसके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं तो आप ये जानेंगे कि भी आपको पता लगने लग जाएगा। इवन घर में भी आप देखिए, अच्छा प्लांट्स की भी अपनी लाइकिंग है, किसी को कोई एरिया अच्छा लगता, किसी को नहीं अच्छा लगता। आप देखेंगे कि एक प्लांट आपका घर में पड़ा, वहां ग्रो नहीं कर रहा, आपने उसका कॉर्नर चेंज करा, वो बहुत अच्छा ग्रो करने लग गया। फिर उसको साथ में कैसे कंपेनियन है, किन प्लांट्स के साथ रखा है, तो ये सब भी मतलब इतना ये लाइफ वाले हैं और इतनी इनकी अपनी लाइकिंग्स हैं। तो ऐसे ही जब हम घर में अपने इन पौधों को लाते हैं तो नेचुरली वो पॉजिटिविटी को बढ़ाते ही हैं। तो अगर हम प्रॉपरली प्लांट्स को लाएं जो गमले में लगे हुए हैं मिट्टी के साथ और हेल्दी प्लांट है, उसको अगर हम घर में ले आएं तो वो पॉजिटिव रहेगा। हाँ हाँ, है ना, वो भी कहते हैं कि जब हम प्लांट्स को नर्सरी से लाते हैं, वहाँ वो अपने कंपेनियन के साथ हैं, ठीक है, हम अपने घर में लाते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम दे रीपॉटिंग के लिए भी, कि वो हमारी एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा एक सार हो सके, यूज टू हो सके, तो फिर वो ग्रो करते हैं। एकदम से बाहर से लाके लगाते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे प्लांट्स मर जाते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि प्लांट्स का भी हमारी लाइफ में कितना रोल है। बिल्कुल जी। तो प्लांट्स की बात करते करते मेरे को अभी ख्याल आ रहा था कि इसका मतलब मैंने ये भी सुना है कि पेंटिंग्स का भी अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है इनटू द एनर्जी, घर की एनर्जी में। हाँ, देखिए पेंटिंग्स को हम 2D में देखते हैं, है ना, उसमें आती हैं। तो कुछ भी हम कहीं हैंग करते हैं, हम जैसे भी रहते हैं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आसपास की चीजों से बहुत कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब करता चला जाता है। चाहे आप उसके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, पर फिर भी वो हमारे अंदर जाता है, ठीक है। तो अब वो जो हमने पेंटिंग लगाई है, वो हमें क्या मैसेज दे रही है, उसमें क्या आ रहा है। अब अगर हमने अपने घर में एक सुंदर सी पेंटिंग लगाई है, बहुत खूबसूरत, तो हम जब निकलेंगे तो हमें एक हैप्पी वाइब आएगी उससे। लेकिन यही अगर हम वॉर की फोटो लगा देते हैं, पहले टाइम में लोग गीता उपदेश के समय की फोटो बहुत घरों में आपने देखी होगी, जहाँ कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन बैठे लगा रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद लोग कहने लगे कि आप ये घर में ये महाभारत की है फोटो, ये मत लगाएं, इससे झगड़े होते हैं। उस समय में इतने झगड़े नहीं थे, लेकिन अब जैसे झगड़े बढ़ने लगे तो वो क्या है, उन्होंने कहा कि ये वॉर का सीन है, ठीक है, गीता उपदेश दिया, लेकिन वो लोग उस समय गीता पढ़ते थे। अब हम गीता पढ़ नहीं रहे हैं, हमने वो फोटो लगा रखी है, तो हमारे मन में क्या चल रहा है, ये महाभारत का सीन है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या आ रहा है, लड़ाई कि जो भाई भाई के बीच हुई थी, लैंड को लेकर हुई थी, है ना, ऐसे करके। अब आपको मैं सबकॉन्शियस माइंड का छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमारे कैसे फीड है। अभी जैसे मैं आपसे कहती हूँ लेमन, नींबू, आप अब एकदम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें तो आपके मुंह में क्या थोड़ा सा खटास की फील आ गई, है ना। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहती हूँ आप स्विट्जरलैंड, अचानक ही लश ग्रीन वो फील्ड्स और जैसे अगर हम वहां गए नहीं गए, लेकिन हमने कुछ पिक्चर्स में देखकर हमारे अंदर वो है, तो इट मीन्स क्या है कि वो कुछ एक चीजों के साथ हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स अपने आप ही फीड हैं हमारे अंदर। तो ऐसा ही सेम पेंटिंग्स के साथ है, या 3D जितने भी हम ये मूर्तियां लाके लगाएंगे या कुछ भी, उनके साथ भी। अब कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग कहते हैं कि बुद्धा की मूर्ति लगा दें। अब अगर मैं आपको कह रही हूँ बुद्ध, तो आपको क्या एक थॉट आएगा, पीस, शांति, मेडिटेशन। तो बुद्ध के साथ क्या जुड़ा हुआ है, पीस, मेडिटेशन और एकदम काम, ऐसा लाइट सा, ऐसा ही हमारे अंदर फीड है। तो इसलिए अगर हम बुद्धा की मूर्ति को हम अपना नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो हमें क्या आएगा, एक पीस की फीलिंग आएगी। तो सेम विद पेंटिंग्स है, जितनी हम सोच के अच्छे चीज़ें लगाएंगे तो हमारे वो माइंड में वही चीज़ें अपना मैसेज देती, तो उसका इफेक्ट फिर हमारे घर के वास्तु पे भी पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब मीनू जी कि क्या ये इतना सरल है कि हम अपने घर में किसी तरह के अगर सही तरह के प्लांट्स लगा लें या कुछ पेंटिंग्स लगा लें जो हम कहते हैं कि खुशी वाली पेंटिंग्स हैं, तो क्या उससे हमें वास्तु के पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे? ये जो है ना, ये सिर्फ क्विक फिक्स सॉल्यूशंस के हम लोग, मतलब कि हम लोग वो चाहते हैं, इसलिए वो हमें डिलीवर हो रहा है, बट वो काम नहीं करेगा।
जो वास्तु के नियम है उनके अनुसार अगर हमारा घर नहीं बना हुआ है तो इट मीन्स वहाँ पर उतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी। अब अगर हम कुछ छोटी सी एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी देने वाली चीज़ रख भी देते हैं तो वो उस घर की जो नेगेटिव चीज़ है उसको कितना काउंटर कर पाएगी, ये डिपेंड करता है। तो जब हम हमें सबसे पहले वास्तु करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो बड़ी बात है जिन्होंने घर बनाना थोड़ा सा वास्तु के नियमों को फॉलो करके बनाए। अगर वो नहीं, अब घर बने हुए हैं, अब उसमें देखना कि एनर्जी का फ्लो कैसा है, वहाँ पर क्या उन्होंने उलट पुलट कर रखा है कि उनको घर में अच्छा नहीं लग रहा। लोग वास्तु को ढूंढते तभी हैं जब वो किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अब वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है उसको देखा जाएगा। तो जब तक हम जो प्रॉब्लम की जड़ है उसको नहीं खत्म करते, उसकी बजाय हम लाके और चीजें रखते चले जाते हैं तो प्रॉब्लम तो वही रहेगी, उस इफेक्ट नहीं है। सो ये जो सोशल मीडिया पे इतनी धूम मची हुई है कि वास्तु इतना ज़्यादा सरल करके दिखाया जा रहा है, उसके नीचे का तथ्य यही है कि पहले तो घर की एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मीनू जी इतना सरल नहीं है सारा, है ना? इसके लिए मैं आपको एक अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि ये बहुत पुरानी बात है। अब जैसे क्या है कि वास्तु में जब नेचर ने कुछ सिखाना है ना, उससे पहले वो आपको उसमें डालती है प्रॉब्लम में, देन यू गो फॉर सॉल्यूशंस, है ना। तो ऐसे ही मेरी भी जर्नी रही कि इनको मैं देख रही थी कि भी थोड़ा चैलेंजेस थे कि कैसे उनको हैंडल करना। तो उन दिनों में ना पिरामिड्स का बहुत चलन आया था कि भी पिरामिड्स लगाइए। तो मुझे भी किसी ने सजेस्ट करा कि आप यहाँ पर पिरामिड लगा दें। अब पिरामिड क्या करते हैं कि वो जो भी एनर्जी है उसको 108 टाइम्स एनहांस कर देते हैं। अब पिरामिड रख दिया, अच्छा एनर्जी के लिए सेंसिटिविटी शुरू से थी, तो मैं कहूँ कि कुछ तो अनकंफर्टेबल है, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये अनकंफर्टेबल हो रही हूँ मैं, बार बार यही लग रहा था। तो फाइनली मैंने उसको वहाँ से रिमूव कर दिया। लेकिन जब बहुत सालों बाद उस चीज़ को सही से जाना तो वो क्या था कि उस जगह से एक जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन जा रही है, नेगेटिव एनर्जी की बहुत भारी वो लाइन जा रही है। अब मैंने उसके ऊपर पिरामिड लगा दिया, अब क्या इंक्रीज क्या होगा, है ना, वही नेगेटिव एनर्जी को ही वो मैनिफोल्ड करके इंक्रीज कर रहा था। तो सबसे पहले जो वास्तु शास्त्र है तो वो भूमि का शास्त्र, रहने योग्य भूमि जो है उसको ही करेक्ट करना है। और घर में जो फिर हम कंस्ट्रक्शन में फिर नेक्स्ट आता है एनर्जी का फ्लो कैसा है, जो शास्त्र में दिया गया है कि एनर्जी का फ्लो कैसा होना चाहिए। उन्होंने हमारी वेदर कंडीशंस को देखा, हमारे कंट्री में क्या चाहिए। अब हम लोग अगर साउथ फेसिंग उन्होंने बोला नहीं लें, साउथ फेसिंग में क्या है कि भी बहुत सूर्य की उस टाइम यूवी रेज बहुत ज़्यादा है वेस्ट में, उसमें जो हमारे लिए नहीं इतनी सही। तो उन्होंने उस तरफ को बंद करके कहा कि मैक्सिमम लाइट और जो रोशनी है हम लें नॉर्थ से लें। तो अगर उससे हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का एनवायरनमेंट बनता है। तो अब अगर ऐसा कुछ भी वहाँ पर गलत है या कुछ है तो हमें इक्वल एंड ऑपोजिट एनर्जी वहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी ना। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्रिएट करेंगे। अब जब वो पॉजिटिव एनर्जी ऐसे पूरा क्रिएट हो गई घर में, अब हमें उसको एनहांस करना है। तो ये सारी चीज़ें इस प्लांट को लगा दें, वो थोड़ा और एनर्जी को एनहांस करेगा। कुछ 2D में डाल दें, कुछ 3D में डाल दें, तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों को बढ़ाता चला जाए। ये तो खाली एनहांसमेंट की बातें हैं। बिल्कुल, पर एनहांस हम तब कर पाएंगे जब बेसिक एनर्जी ठीक हो। बिल्कुल। तो इसको तो हमें कई सारे एपिसोड्स में बांट के आपसे बातें करनी पड़ेगी। जरूर। तो मीनू जी एक सवाल, जो इंट्रोडक्टरी सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ, जिसका आजकल बहुत शोर भी है कि घर में एक हार्मनी क्रिएट कैसे की जाए। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि वास्तु से हार्मनी क्रिएट हो जाती है, तो उसके बारे में हमें ज़रूर कुछ बताइए। हाँ, अच्छा, इसके लिए थोड़ा लॉजिकली चलते हैं। जो घर है वो क्या है, ह्यूमन सेंट्रिक है। घर जो है, मैं हूं तो घर है, बिल्कुल, अदरवाइज तो वो चार दीवारें ही हैं। तो अगर हमें घर में एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर चाहिए तो उसके लिए आप बताइए कि हमें अपने घर को पे काम करना पड़ेगा कि खुद पे काम करना पड़ेगा? खुद पे काम कर लेना चाहिए। वो हम आजकल करने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं है, तैयार नहीं है। लेकिन अगर हमें अपने घर में हार्मनी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे खुद को शांत करना है, मुझे खुद को ठीक करना है। अब उसमें घर बहुत हेल्पफुल होता है अगर वो वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा घर बना हुआ है। तो होता कि
कि हम लोग घर में बाहर से कितनी भी परेशानी में आते हैं, घर में आके एकदम पीसफुल फील करते हैं। एक तो वो हेल्प करता है। लेकिन अगर बाहर से आए लेकिन मेरी नेचर है कि मुझे परेशानी को पकड़ के ही रखना है, तो घर भी मेरे पे इतना काम नहीं कर पाएगा। और हर व्यक्ति का एक अपना ऑरा है, आप भी जानते हैं, और उसकी अपनी एक वाइब्रेशन है। हम क्यों संतों के पास जाते हैं, सबके पास भागे भागे, क्योंकि उनका एक पॉजिटिव ऑरा होता है, हमें वो अच्छा लगता है। तो हम भी अपने भीतर वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना हम खुद पे काम करेंगे, अपने को बैलेंस करेंगे थोड़ा सा। अब ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, वास्तु जैसे है, योग, ध्यान, क्योंकि ये वेदों में से लिया गया है। तो अथर्ववेद में है ना, ये सब आता है, अपना आयुर्वेद आया, योग आया, ध्यान आया। तो हमें थोड़ा सा खुद पे काम करना पड़ेगा। जैसे ही हम खुद को स्टेबल करते हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी स्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो उस घर में रहने वाले लोगों को, पर क्या होता है कई बार घर की एनर्जी ही ऐसी है कि उनके घर के लोगों को गुस्सा बहुत रहता है, परेशानी रहती है। तो उसके लिए पहले घर को ठीक कर लेंगे, फिर वो थोड़ा उनको अपने पे काम इन एनी केस करना पड़ेगा। इन चीज़ों के क्विक फिक्स सॉल्यूशंस नहीं है कि भी मैं ये चीज़ रख दूंगी तो ठीक हो जाएगा। तो मतलब हमें एक चीज़ से सतर्क रहना है कि हम हर चीज़ का ब्लेम वास्तु पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल। और हर चीज़ के लिए सोल्यूशन भी हम वास्तु पे जाके नहीं ले सकते। हमको ये सोच के चलना है कि कुछ चीज़ें तो हम अपने आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, कुछ फीलिंग्स, जैसे आप कह रहे हैं इमोशंस के, गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करें। हम अपने माइंड को काउंसिल करें, हम अपने दिमाग को काउंसिल करें कि क्यों हम फालतू में गुस्से हो रहे हैं। हाँ। इसका हम कोई और सोल्यूशन भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर वो प्लांट्स काम करेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कि प्लांट्स रखो घर में। जितना हम नेचर से जुड़ेंगे, मन शांत होगा। कुछ देर अपने प्लांट्स को देखें, उनके बीच में से तो एक पीसफुल वाइब्रेशन ही आ रही है ना। सुंदर फूल खिले हुए हैं, हाँ, या खूबसूरत फल लगे हुए हैं आपके घर में, तो 2 मिनट देख के तो मन शांत हो जाता है ना। तो वो करेगा। अब जैसे बोला कि नॉर्थ ईस्ट में आप बुद्धा को लगा दे तो पीस, शांति मिलती है। तो थोड़ा सा वो हमारे ऐड करेगा उसको। कुछ परसेंट अगर हम अपने पे काम नहीं कर रहे, ये चीजें रखी हुई हैं, कुछ परसेंट हमें रिलीफ देगा। लेकिन अगर हम अपने पे भी काम कर लेंगे तो वो रिलीफ मैनीफोल्ड बढ़ जाएगा। सो ये बुद्धा तो हमारे लिए बैठ के वहाँ मेडिटेशन करेंगे नहीं ना, हमें खुद ही मेडिटेशन तो करनी पड़ेगी ना, और अपने आप को ऊपर लेके जाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल बड़ा क्लटर, डी क्लटर के ऊपर चल रहा है कि घर को मिनिमलिस्ट रखिए बहुत ज्यादा। तो क्या फर्क है बिटवीन क्लटरिंग और स्टॉकिंग? यू नो, जैसे स्टॉक होता है कि हम एक की जगह 4 चीज़ें ले आते हैं, कभी कभी कि ख़त्म हो जाएगी, मुझे फिर जाना पड़ेगा, मेरा टाइम सेव हो जाता है, चलो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ला के रख लूँ। या कुछ पुरानी चीज़ें हम थोड़ा संभाल के रख लेते हैं, जिसको कहते हैं कि शायद कहीं काम आ जाए, अभी तो नहीं आ रही काम, बट हो सकता है कि कल को कुछ ऐसा फैशन या ट्रेंड आ जाए और हम उसको यूज़ कर सकें। तो ये इसके बारे में मतलब कुछ क्लैरिटी आ नहीं पाती मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्लटर पता क्या है कि जब हम यूजलेस चीज़ों को ऐसे ही इधर उधर फेंक रखा है, पुरानी सालों पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो पड़ी हैं और गंदी हालत में पड़ी हैं, हिलती भी नहीं, जब सालों साल नहीं वो चीज़ें अपनी जगह से हिली, तो आप देखेंगे उस जगह पे एक डेड एनर्जी इकट्ठी हो गई। अब आता है स्टोरेज। हम लोग स्टोरेज तो शुरू से ही करते हैं। तो पहले लोग मतलब धान्य की स्टोरेज करते थे, ठीक है, तो अब धन की करते हैं तो ना स्टोरेज तो रहती ही है। अब बात है कि उसको हमने रखा कैसे है। अगर हम एक स्टोर बनाते हैं, उसको उसमें हर चीज़ को सिस्टमेटिक वे में रखा हुआ है, वो क्लटर नहीं है। क्लटर है कि आपने इधर वो कपड़ों की पोटली बंधी पड़ी है, इधर वो कुछ और गंदा सामान पड़ा है, बच्चों के अब आजकल तो लोगों का ई वेस्ट ही बहुत हो गया। लोग अपने पुराने फोन्स फेंक कर नहीं राजी, खराब हैं, पड़े हैं लोगों के ड्रॉर्स में, इतनी डेड एनर्जी वो दे रहे हैं। चार्जर्स हैं, ये ड्रॉर में पड़े पड़े सामान भी डेड एनर्जी देते हैं कि ऊपर शेल्फ और टेबल पे नहीं, कहीं भी किसी भी कोने में पड़ा है, ड्रॉर में रखा है या अलमारियों में रखा सामान भी पुराना, बिल्कुल बंद घड़ियां पड़ी हैं जो हम यूज नहीं करते इतने जमाने से, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी देती है। पुराने शूज जो पहनते ही नहीं है, वो पुराना पड़ा है वहां पे। तो जितना ये चीजें ऐसे पड़ी रहेंगी ना बिना हिले, उतनी वहां पर एक डेड एनर्जी हो जाती है।
तो बट हमें क्या चाहिए, घर में एक वाइब्रेंट एनर्जी चाहिए, मूविंग एनर्जी चाहिए। तो इसलिए मैं तो मतलब यही कहूँगी दर्शकों से भी कि आप अपने घर में ना कॉर्नर्स को ज़रूर क्लियर करें। कभी एक बार, महीने में एक बार, एक रूम को लिया और रूम में अच्छे से उसको फर्नीचर को हिलाकर फिर सफाई करें, कॉर्नर्स को अच्छे से साफ करें, क्योंकि जितनी डेड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कॉर्नर्स में इकट्ठी होती है तो आप खुद फील करेंगे धीरे धीरे कि कितनी फ्रेशनेस आनी शुरू हो गई। जी बहुत बार ये भी सुना गया और मैंने खुद भी महसूस किया कि हमें ऐसा लगता है कि हमें नज़र लग गई या हमारे घर को नज़र लग गई, बार बार घर में चीज़ें को ख़राब होना या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को आना। तो क्या ये नज़र कुछ होता है, फैक्ट है, और इसमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को इससे बचाना चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नज़र दोष तो होता ही है, और कई बार बहुत स्ट्रांग भी होता है। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि नज़र तो पत्थर भी फाड़ देती है ना। लेकिन बात यह है कि हम इन चीज़ों से, नेगेटिव वाइब्रेशंस या ये चीज़ों से बच नहीं सकते, क्योंकि इनका जन्म, जैसे अब एक कॉन्सेप्ट है कि भी जब ब्रह्मा जी ने अपना पूरा इसकी यूनिवर्स की रचना करी तो एक वो अंड से हुई बहुत बड़े, तो उसके बीच में सब चीज़ें आई, पॉजिटिव, नेगेटिव, असुर, देवता, मनुष्य, जानवर, पशु, मतलब हर चीज़ उसमें थी, साथ में चलती है। तो ये हमारे साथ चलेगी ही चलेगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये नेगेटिव एनर्जी आई, हमें फील हो रहा है कि कुछ गलत है, तो हमें एक तो देखो फिर वही बात आ जाती है कि खुद पे काम करना ही पड़ेगा कि हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करें। वो योग है, ध्यान है, या कुछ भी। और एक चीज़ है कि हम सब लोग कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी इष्ट को तो मानते ही हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास सिद्ध मंत्र होता ही है, मंत्र कह लो या एक पाठ हो गया। कोई देवी को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, ऐसा किसी कोई और, या मतलब कि गुरुद्वारे जाते हैं वहाँ मानते हैं। हर किसी भी धर्म में एक कोई प्रार्थना रहती ही है। उसको एक आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसका आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, है ना। चाहे वो गायत्री मंत्र है, चाहे कुछ भी है। तो होता क्या कि जैसे ही आपको लगा कि कुछ अनकंफर्टेबल है, मेरे घर में कुछ नज़र दोष है या मुझे नज़र लगी है या कुछ भी, अपनी नज़र के लिए तो क्या है कि आप सबसे पहले सॉल्ट वाटर बाथ ले लें, या पुराने लोग जो वो करते थे लाल मिर्च, वो भी एक, उसका पीछे भी एक रीज़न है कि क्या होता है एक्चुअली। क्या है कि ये -IR इंफ्रारेड रेस टाइप ही होती है जो, और वो लाल मिर्चों से उसका उतारा करते थे, तो वो नज़र उतर जाती है। इसके अलावा जब आप सॉल्ट वाटर बाथ ले लिया, आराम से बैठिए और अपने इष्ट को एक बार आपने याद करना है। तो अगर मैं जैसे कहूँ कि कोई व्यक्ति डेली हनुमान चालीसा करता है, तो वो उस समय क्या कर सकता है कि भी हाँ, मेरे आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब, मैंने जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ा वो खत्म हो गई, तो वो 100% वो ब्रेक हो जाती है। किसी को ओम नमो शिवाय मंत्र जो है वो इतना पावरफुल है, वो करता है तो वो भी एकदम से उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। किसी ने मतलब अपना सुखमनी साहब का पाठ है या सतनाम वाहे गुरु का जाप करता है, खत्म हो जाएगा। मतलब जो भी जिसका जहाँ पे ध्यान है, चाहे वो क्राइस्ट को याद करें, चाहे वो अल्लाह को याद करें, चाहे वो भगवान को याद करें, चाहे जिसको मर्जी याद कर लीजिए। जो हमारी स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, जिनको हम मान के चलते हैं कि ये दे आर यूनिवर्सल पावर्स, उनको अगर हम याद कर लेते हैं उस टाइम पे, तो उससे नजर, बस जैसे, और फिर उसमें फंसना नहीं, अरे मुझे ये नजर लग गई नहीं, अपने इष्ट पे विश्वास रख के कि हाँ मैंने जैसे उनको याद किया वो क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, अब घर में है तो हम घर में भी अपना मॉपिंग जो करते हैं, लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो उसमें सॉल्ट डाल दीजिए, उसके घर को साफ कर लें। सिंपल सॉल्ट, वाइट कलर, हाँ, वो सॉल्ट डाल के कर सकते हैं। फिर जो हम लोग पहले ना लोग यूज़ करते थे गूगल की धूप देना, अब आजकल बड़े अच्छे आते हैं, सांबरानी कप्स आते हैं, तो या गाय के उपले का धुआं कर लें, उसके ऊपर गूगल डाल दें, तो वो भी एक तो एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करता है, और एक वैसे भी अच्छा है, हमारे घर को भी प्योरीफाई करेगा कि भी अगर हमें लग रहा है कुछ नेगेटिव है तो वो भी हम करते रह सकते हैं। इससे हमारे बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। और एक व्यूवर्स के लिए मैं आज एक आपको रेमेडी बताती हूँ। अगर इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, आपको लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे आसपास बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन है, और या मुझे आज बहुत ही
नज़र लगी है, तो आपको क्या करना है, एक पानी का टब ले लें, उसके बीच में अच्छा सा ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट डाल दें। अब आपको अपने पैर उसके बीच में रख के बैठ जाना है, और बैठ के आपको क्या सोचना है कि जितनी भी मेरी नेगेटिव वाइब्रेशन है ना मेरे आसपास ऑरा में, वो सारी निकल कर इस पानी में चलेगी मेरे पैरों के थ्रू। तो हम लोग अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि एक ट्री है, तो हमारी रूट्स है नीचे, वो नीचे जा रही है, सारी नीचे जा रही, क्लीन हो गया। अब थोड़ी देर में आप उस पानी में से पैर निकाल लीजिए, उस पानी को फ्लश कर दें, तो आपका ऑरा एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये मतलब सिंपल रेमेडीज हैं, बट इट वर्क्स, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इससे आप इसको कर सकते हैं। फिर घर को और पॉजिटिव रखने के लिए घर में कोई अच्छा मंत्र चैंटिंग लगा सकते हैं, जो भी आप मतलब कि जिसकी भी धर्म के हैं उसकी कोई अच्छी, क्योंकि वो तो पॉजिटिविटी देगा ही देगा, उसकी चैंटिंग लगाएं, खुद भी चैंटिंग करें, तो उससे भी घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनी रहती है। हाँ, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल। और घर में ये जो धूप करने का है, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है मीनू जी। मैंने एक बात रियलाइज़ की है, आप किसी पार्टी फंक्शन में चले जाइए या 2 दिन कहीं बाहर रहने चले जाइए, वो होटल के बेड पे अगर आपको नींद नहीं ना सही आई, तो आपका सारा ट्रिप खराब हो जाता है। तो मान के चलिए कि अगर घर में ही एनर्जी फ्लो प्रॉपर नहीं है, या घर में आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं, धूप सही नहीं आ रही है, तो सारी ज़िंदगी काटनी वहाँ पे तो मुश्किल हो ही जाएगी। और इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एनर्जी में काम आते हैं, कुछ एलिमेंट्स वगैरह भी? हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद आ जाता है 5 एलिमेंट्स का रोल, क्योंकि द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो वही हमें, जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। तो अब हमारे अंदर तो वो 5 एलिमेंट्स अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं। अब उसको हमें अपने घर में उतारना है, कि हमें अपने घर को देखना है कि भी कैसे उसको 5 एलिमेंट्स को उसमें प्लेस करें। 5 एलिमेंट्स है क्या? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और वैसे देखा जाए तो ये आकाश के बीच में ही ये तत्व पाए जाते हैं सारे। तो अब हमारे घर का जो स्पेस है उसके बीच में हमें जल को कहाँ रखना है और अग्नि को कहाँ रखना है, फिर हमें जो हमारा घर का अर्थ एलिमेंट है उसको कैसे बैलेंस करना, उसके लिए भी हमें दिशाएं दी गई हैं। कि जैसे हमने नॉर्थ को जल की दिशा दे दी, ईस्ट को वायु की दिशा दे दी, अग्नि के लिए हमने साउथ ईस्ट कॉर्नर को रख लिया कि उसमें अग्नि का स्थान अच्छा है, पृथ्वी तत्व को हमने साउथ वेस्ट में दे दिया, तो वहाँ पर पृथ्वी तत्व होना चाहिए। अब अगर वहाँ पर हम लोग पृथ्वी तत्व की जगह में हम लोग वहाँ कुआं बना देते हैं या कुछ भी, तो नेचुरली उस घर की स्टेबिलिटी हिलेगी। वहाँ पर आजकल लिफ्ट्स का फैशन है कि, और लिफ्ट्स भी पिट वाली, तो लिफ्ट जब ऊपर नीचे हो रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उन लोगों में स्टेबिलिटी नहीं होगी, उनके काम में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो हमने ऐसा देखा कि वहाँ पर उनको बहुत डिस्टर्बेंस रहती है। अच्छा, तो ये मतलब लिफ्ट तो आजकल सारी बिल्डिंग्स में लग रही है, लेकिन उसको लगना कहाँ चाहिए, वो जगह देखनी चाहिए, प्रॉपर जगह पे उसका प्रोविजन है कि कहाँ लगानी चाहिए ना। तो तकरीबन कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए? इसको हम नॉर्थ में ले सकते हैं, अगर पिट वाली लिफ्ट है तो नॉर्थ में ले सकते हैं, या नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं कि एयर है ना, एयर एलिमेंट हो जाएगा कि वो बार बार ऊपर नीचे हो रही है, तो उसके लिए हम इस चीज़ को देख सकते हैं। फिर अभी मतलब कि हमें प्रॉपर जल की दिशा में जल को रखें। अब ये भी नहीं है कि अगर हम उसको, अरे मुझे तो अपने घर में बोला कि भी फायर एलिमेंट मुझे चाहिए, तो मैं सारा जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कलर्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनको फॉर्म्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि पूरी वॉल ही रेड कर दी, तो दैट विल बी टू मच ऑफ फायर। तो उसको बैलेंस कैसे करना है, वो एक वास्तु का एक जरूरी अंग है कि बैलेंस में रहे है ना, कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, उस पर भी नहीं जाना। सो बहुत कुछ जानने के लिए है और समझने के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि हम इसके मल्टीपल एपिसोड्स बनाएं आपके साथ, और हर एपिसोड में एक नई जिसको एस्पेक्ट हम कह सकते हैं, या एक नया नज़रिया वास्तु का लेके हम पेश करें। तो इसी के साथ मैं अभी तो हम क्लोज करेंगे, बट बहुत जल्द हम
और बहुत सारे एपिसोड्स वास्तु पे लेके आएंगे, जिसमें हम आपके जियो एनर्जी, जो हमने शुरुआत में बात की कि आजकल वास्तु मॉडर्न साइंस बन गया है, इट इज़ ओल्ड प्लस न्यू। तो जो न्यू साइंसेस हैं उसमें आपके पास जो स्कैनर्स हैं या बाकी का जितना इक्विपमेंट है उसके ऊपर डिस्कस करके अपने सारों को बताएं, जो हमारी फैमिली है उनके ये जानकारी दें कि आजकल ये बहुत साइंटिफिक, बहुत प्रिसाइज और ये टू द पॉइंट एक साइंस बन गई है, जिसमें ब्लाइंडली नहीं चलना और स्पेसिफिकली चल के हम बहुत कुछ इससे पा सकते हैं। थैंक यू। नाइस मीटिंग। धन्यवाद।